अध्याय 6 पूर्वी समस्या। मित्र राष्ट्रों को आशा थी कि टर्की का राजा शक्ति और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपनी ईसाई प्रजा को संतुष्ट करेगा और टर्की की गणना अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों के बीच होने लगेगी। किंतु सुल्तान ने युद्ध के दौरान दिए गए अपने वचनों का पालन नहीं किया और टर्की में निवास करने वाली गैर तुर्की जातियों की स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। रूस का प्रभाव बाल्कन प्रदेश में तीव्र गति से बढ़ रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड के मन में यह संदेह हो गया था कि रूस शीघ्र ही कुस्तुंतुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। सन स्टेफेनो की संधि में ऑस्ट्रिया को कोई लाभ नहीं हुआ था, अपितु बोस्निया तथा हर्जेगोविना के प्रदेश उसे न देकर इस संधि में उसके हितों की पूरी तरह से अवहेलना की गई थी। इसलिए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री डिसरेली ऑस्ट्रिया के प्रति संभावना रखता था, जिसके कारण इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों के सम्मेलन में सेंट स्टीफेनो की संधि पर पुनर्विचार कराए जाने के पक्ष में था। यद्यपि रूस और इंग्लैंड ने पहले से ही आपस में एक संधि करके एक दूसरे को वचन दे दिया था कि वह कोई ऐसी संधि नहीं करेंगे जिससे पूर्वी संधि की अवहेलना हो, परंतु राजनीति और कूटनीति में नैतिकता को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। रूस संधि पर पुनर्विचार का इच्छुक नहीं था, जबकि इंग्लैंड पुनर्विचार के सिद्धांत से तनिक भी विचलित होना नहीं चाहता था। वह प्रत्येक स्थिति में सेंट स्टीफेनो की संधि को यूरोप के राष्ट्रों के सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने के पक्ष में था। इस प्रश्न पर शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, लेकिन रूस ने जब माल्टा द्वीप पर सेनाएं भेजने की योजना बनाई, तब इंग्लैंड ने भी तुरंत युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। इस समय ऑस्ट्रिया बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या को हल करने में व्यस्त था, इसलिए रूस को इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रिया से सहमत होना पड़ा और सेंट स्टीफेनो की संधि को पुनर्विचार हेतु रखने के लिए वचनबद्ध होना पड़ा। बिस्मार्क ने बर्लिन को सम्मेलन का प्रमुख स्थान बनाए जाने की पेशकश की तथा अपने आप को ईमानदार दलाल घोषित किया। बिस्मार्क ने बर्लिन में जुलाई 1878 में होने वाले सम्मेलन में अध्यक्षता करने का भी वचन दिया। बर्लिन सम्मेलन तथा 1878 की बर्लिन की संधि। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रूस को यह विशेष भूखंड दिया जाना इस सम्मेलन में निश्चित किया गया, जिसके लिए उसे अपने अनेक सैनिकों का बलिदान देना पड़ा। ऑस्ट्रिया को भी इस सम्मेलन में पर्याप्त लाभ हुआ और अंततः यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 1878 में बर्लिन की संधि का एक मसविदा तैयार किया, जिस पर 13 जुलाई को हस्ताक्षर किए गए। पृष्ठ 63। बर्लिन की संधि कई अर्थों में संसार की अन्य संधियों से भिन्न थी, क्योंकि प्रत्येक अवसर पर संधि से पूर्व कोई न कोई युद्ध लड़ा गया था, जबकि बर्लिन की संधि से पूर्व कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, अपितु सेंट स्टीफेनो की संधि हुई और इस संधि का उद्देश्य पूर्वगामी संधि की धाराओं पर पुनर्विचार करना मात्र था। 1878 की बर्लिन की संधि ने वस्तुतः सेंट स्टीफेनो की संधि को रद्द कर दिया था। बर्लिन की संधि की प्रमुख धाराएं। 1878 बर्लिन सम्मेलन के अंतर्गत की गई इस संधि की निम्नलिखित धाराएं प्रमुख थीं। नंबर 1, सेंट स्टीफेनो की संधि के अनुसार बृहत्तर बल्गेरिया का निर्माण किया गया था, किंतु बर्लिन की संधि के अंतर्गत उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। इस विभाजन में बल्गेरिया के प्रमुख भाग को, जहां बहुत बड़ी संख्या में बल्गेरियंस रहते थे, बल्गेरिया से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। बल्गेरिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया था, किंतु उसे टर्की का अधीनस्थ बना दिया गया था। बाल्कन राज्य के दक्षिण में स्थित रोमेलिया को बल्गेरिया का दूसरा भाग बनाया गया था और इसके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए एक ईसाई गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। बल्गेरिया के तृतीय भाग मैसिडोनिया को भी तुर्की के संरक्षण में रख दिया गया था। इसने बल्गेरिया वासियों के उस स्वप्न को बर्लिन की संधि में भंग कर दिया जो उन्होंने सेंट स्टीफेनो की संधि के अंतर्गत देखा था। नंबर 2, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो और रोमानिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। सामान्यतः इनको सेंट स्टीफेनो की संधि के द्वारा प्रदत्त प्रदेशों का स्वामी बने रहने दिया गया था। नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेशों को नाम मात्र के लिए
टर्की के नियंत्रण में रखा गया, जबकि इन प्रदेशों के प्रशासन का अधिकार ऑस्ट्रिया को प्रदान किया गया था। नंबर 4, रूस को बेसारेबिया का प्रदेश दिया गया। उसे बातुम, कार्स और आर्मिया भी प्रदान किए गए। नंबर 5, एक अलग संधि कर लेने के कारण इंग्लैंड को साइप्रस का द्वीप प्रदान हुआ। यह भी निर्णय किया गया कि साइप्रस के द्वीप पर उस समय तक अंग्रेजों का अधिकार बना रहेगा जब तक रूस बातुम और कार्स पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा। नंबर 6, साइप्रस की अतिरिक्त आय पर इटली का अधिकार होगा, जिसे वह अपने एशियाई साम्राज्य के सुधार में व्यय करेगा। नंबर 7, इंग्लैंड ने तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा का वचन दिया। नंबर 8, फ्रांस ट्यूनिस के प्रदेशों पर अधिकार जमाने का इच्छुक था। बर्लिन के राजनीतिज्ञों ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसके इस मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नंबर 9, टर्की के सुल्तान ने वचन दिया कि वह अपने साम्राज्य में निवास करने वाली गैर तुर्की जातियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा तथा क्रीट, साइप्रस, थैसले, मैसिडोनिया और अल्बानिया आदि प्रदेशों में सुधार कार्य करेगा। बर्लिन की संधि की आलोचना। बर्लिन की संधि एक समझौता मात्र थी और अनेक समझौतों की भांति इसके गर्भ में भी अनेक कठिनाइयां जुड़ी हुई थी। सेंस्टिफेनो की संधि ने रूस को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया था और बाल्कन प्रायद्वीप पर उसके प्रभाव को बहुत बढ़ा दिया था, किंतु 1878 ईस्वी की बर्लिन की संधि ने रूस को अत्यंत निर्बल और असंतुष्ट बना दिया था। बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरांत बर्लिन सम्मेलन समाप्त हो गया था। पृष्ठ 64। इंग्लैंड को इस संधि से विशेष लाभ हुआ था, जिसके कारण इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने अपने मंत्रियों डिसरेली और सेल्सबरी को विशेष उपाधियां व सम्मान प्रदान किए थे। 1878 ईस्वी की बर्लिन की संधि से डिसरेली इतना अधिक आनंदित हुआ था कि उसने अत्यंत गौरव से यह घोषित किया था कि वह इंग्लैंड के लिए ससम्मान शांति लेकर वापस आया है। निसंदेह डिसरेली एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ था, जिसने इंग्लैंड की विदेश नीति का अत्यंत बुद्धिमत्ता व योग्यता के साथ संचालन किया था, किंतु उसमें सामान्य ज्ञान का अभाव था, अन्यथा बर्लिन की संधि भावी युद्ध से परिपूर्ण न होती और बाल्कन राज्य 1912-1913 के संकट से अवश्य बच जाते। डिसरेली की यह गर्वोक्ति कि वह इंग्लैंड के लिए ससम्मान शांति लाया है मिथ्या थी। वस्तुतः वह इंग्लैंड के लिए इसमें से कोई भी चीज नहीं लाया था, न तो शांति और न ही सम्मान। प्रसिद्ध इतिहासकार टर्नल ने भी इस संदर्भ में लिखा है, डिसरेली ने गर्व सहित ये दावा किया कि वह ससम्मान शांति लाया है, किंतु वास्तव में उसकी उपलब्धि मात्र थी कि उसने तुर्की साम्राज्य के पतन को धीमा और लंबा कर दिया था। डिसरेली का ये अनुमान नितांत गलत था कि टर्की का सुल्तान अपने देश में रहने वाली गैर तुर्की जातियों के हितों की रक्षा करेगा। टर्की के सुल्तान के अत्याचारपूर्ण व्यवहार के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही बाल्कन राज्यों में आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। वस्तुतः बर्लिन की संधि ने समस्या को हल करने की बजाय अन्य विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया। इससे यूरोप की प्रत्येक शक्ति को पहले की अपेक्षा अधिक असंतुष्ट कर दिया गया और इस प्रकार बाल्कन युद्ध एवं प्रथम महायुद्ध के विस्फोट को अनिवार्य बना दिया। बर्लिन की संधि के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना नितांत आवश्यक है। नंबर 1, इस संधि ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो और रोमानिया के राज्यों को उससे अलग कर दिया गया और बल्गेरिया के राज्य पर भी इटली का नाम मात्र का नियंत्रण रह गया। नंबर 2, बर्लिन की संधि के कार्य में संलग्न राजनीतिज्ञों ने केवल अपने अपने स्वार्थों की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने टर्की के साम्राज्य का आपस में बंटवारा कर लिया। रूस को बेसारेबिया, ऑस्ट्रिया को बोस्निया व हर्जिगोविना और इंग्लैंड को साइप्रस देते समय सभी सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए केवल लूट के सिद्धांत को मस्तिष्क में रखा गया। नंबर 3, इस संधि को कार्यान्वित करते समय राष्ट्रवाद के सिद्धांत की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। बृहत्तर बल्गेरिया का विघटन करते समय इस सिद्धांत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विभिन्न राज्यों का एक दूसरे के साथ संयोजन करते समय सजातीयता और सधर्म के सिद्धांत को भी कोई महत्व नहीं दिया गया। इस प्रवृत्ति ने
बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान, मैसिडोनिया और रोमानिया सभी को असंतुष्ट कर दिया। नंबर 4, यह बर्लिन सम्मेलन के राजनीतिज्ञों की मूलभूत गलती थी कि उन्होंने मैसिडोनिया को टर्की के नियंत्रण में रख दिया था। मैसिडोनिया की जनता टर्की के अत्याचारी शासक के नेतृत्व में शासित होने के लिए कदाचित तैयार नहीं थी। कालांतर में मैसिडोनिया की समस्या बाल्कन युद्ध के विस्फोट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बनी। पृष्ठ 65। नंबर 5, ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविना पर प्रशासन का अधिकार देना तत्कालीन राजनीतिज्ञों की अन्य महत्वपूर्ण भूल थी। इससे प्रेरित होकर ऑस्ट्रिया ने बाल्कन प्रदेश के मामलों में अधिक रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी, जिसके कारण कालांतर में अनेक समस्याओं ने जन्म लिया। बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रश्न सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण था। इसी के कारण कालांतर में प्रथम महायुद्ध का विस्फोट हुआ था। नंबर 6, रोमानिया के प्रदेश बेसारेबिया पर रूस के अधिकार के बाद रोमानिया ने रूस को अपना शत्रु मानना प्रारंभ कर दिया था। नंबर 7, बल्गेरिया का विभाजन पूर्णतया अप्राकृतिक था। कालांतर में उन्होंने पुनः अपना संयोजन कर लिया था। नंबर 6, बर्लिन सम्मेलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम रूस व जर्मनी का एक दूसरे से अलग होना था। बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रश्न पर चूंकि बिस्मार्क ने सम्मेलन में ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था, इसलिए रूस उससे चौकन्ना हो गया था। नंबर 9, सेंट स्टीफेनो की संधि ने रूस व ऑस्ट्रिया के बीच शत्रुता उत्पन्न कर दी थी, किंतु बर्लिन की संधि ने रूस व जर्मनी के मध्य कटुता उत्पन्न कर दी। रूस ने इस स्थिति से भयभीत होकर 1819 ईस्वी में फ्रांस के साथ संधि कर ली, जिससे फ्रांस का एकाकीपन समाप्त हो गया। नंबर 10, बर्लिन सम्मेलन का आयोजन रूस की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था, किंतु इस मंतव्य को भी हस्तगत नहीं किया जा सका, क्योंकि रूस को बेसारेबिया के प्रदेश प्राप्त हो जाने के कारण वह काला सागर में अपने जहाजों के लंगर डाल सकता था। नंबर 11, इंग्लैंड की नीति अत्यंत अस्पष्ट व अनिश्चित रही। प्रथम उसने अपने आप को तुर्की की स्वतंत्रता का संरक्षण घोषित किया, किंतु जब रूस ने टर्की पर आक्रमण किया तब वह बिल्कुल शांत बैठा रहा। बर्लिन सम्मेलन के दौरान भी इंग्लैंड टर्की की स्वतंत्रता की रक्षा करने में असफल रहा और उसने स्वयं उसके साइप्रस के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। थॉम्सन नामक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है, बर्लिन सम्मेलन में अपने मित्रों को ही अपने प्रदेश हड़पते देखकर तुर्की को अत्यंत अविस्मरणीय निराशा हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार हेजन ने भी लिखा है, बर्लिन की संधि पूर्वी समस्या का अंतिम हल नहीं थी, किंतु 1878 ईस्वी के बाद भी टर्की के सुल्तान ने गैर मुस्लिम प्रदेशों की जनता के हितों की रक्षा के लिए कोई सुधार नहीं किए, जिससे असंतोष में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब तक इंग्लैंड जो उसका रक्षक बना हुआ था, शत्रु बन गया और यह विचारने के लिए बाध्य हुआ कि शायद अब तक वह एक गलत राष्ट्र को अपना समर्थन दे रहा था। जर्मनी ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए टर्की में अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास किया। इतिहासकार थॉम्सन की मान्यता है कि इस संधि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने प्रत्येक देश को पहले की अपेक्षा अधिक असंतुष्ट और व्याकुल बना दिया था। अंत में प्रसिद्ध इतिहासकार गूच के शब्दों में हम कह सकते हैं कि बर्लिन की संधि ने यूरोप की उलझी हुई समस्याओं का कोई स्थायी हल प्रस्तुत नहीं किया और इसके अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन को असंतोष व अव्यवस्था की स्थिति में छोड़ा, जिसका यूरोप की शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पृष्ठ 66। इस संधि के द्वारा तुर्की को लगभग अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा। रोमानिया रूस को बेसारेबिया का प्रदेश दिए जाने से निराश हुआ। बल्गेरिया सेंट स्टीफेनो की संधि में प्राप्त अपने बृहत्तर स्वरूप के खो जाने पर अत्यंत दुखी था। सर्बिया, बोस्निया व हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया को दिए जाने के कारण अत्यंत निराश हो गया था। उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1878 ईस्वी की बर्लिन की संधि का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। सेंट स्टीफेनो की संधि से कम एक देश बल्गेरिया पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि उसको बृहत्तर रूप प्रदान किया गया था, किंतु उसके बाद की गई बर्लिन की संधि ने यूरोप के समस्त राष्ट्रों को असंतुष्ट करके
भावी युद्धों का बीज बो दिया। यदि बर्लिन सम्मेलन के राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने थोड़ी भी बुद्धिमानी और चतुराई से कार्य किया होता, तब 1912-1913 ईस्वी के बाल्कन युद्ध व 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट को रोका जा सकता था। 1908 की युवा तुर्क क्रांति और उसका महत्व। 1873 ईस्वी में अब्दुल हमीद द्वितीय तुर्की की गद्दी पर आसीन हुआ। उसने 1876 ईस्वी में अपने देश की जनता को एक उदार संविधान प्रदान किया, किंतु प्रतिक्रियावादियों द्वारा संविधान का विरोध किए जाने के कारण शीघ्र ही उसने 1876 ईस्वी के संविधान को वापस ले लिया। साथ ही बर्लिन की संधि में तुर्की को अपने प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण वहां असंतोष और अव्यवस्था फैल गई। इसके साथ साथ गैर तुर्क बाल्कन जनता तुर्की के लिए भय का कारण बनी हुई थी और एशियाई देशों में होने वाली जागृति ने तुर्की की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव डाला था। बाल्कन राज्यों के प्रति अब्दुल हमीद ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। उसने 1879 व 1899 में जर्मनी के सम्राट विलियम कैसर का टर्की आने का भव्य स्वागत किया, किंतु उसने कभी भी किसी एक शक्ति के सम्मुख अपनी शक्ति और साधनों को समर्पित नहीं किया, परंतु धीरे धीरे टर्की की स्थिति पतनोन्मुख होने लगी, जिससे युवा तुर्क चौकन्ने हो गए, जो कि पहले ही टर्की के सुल्तान की प्रशासनिक अकुशलता से असंतुष्ट थे। वास्तव में 1908 ईस्वी में युवा तुर्क आंदोलन के विस्फोट में निम्नलिखित कारणों का विशेष योगदान रहा। युवा तुर्क आंदोलन के कारण। नंबर 1, 1873 से 1909 ईस्वी तक टर्की पर अब्दुल हमीद का शासन था। उसके 1876 ईस्वी के उदारवादी संविधान का प्रतिक्रियावादियों ने प्रबल विरोध किया था, जिसके कारण उसने हिंसा के मार्ग को अपनाया और देश में असंतोष एवं अव्यवस्था को जन्म दिया। नंबर 2, यूरोप की महान शक्तियां तुर्की की विरोधी थीं और उसकी समाप्ति की अभिलाषा रखती थीं, इसलिए तुर्की उनसे भयभीत हो गया था। नंबर 3, बाल्कन राज्यों में राष्ट्रवाद के उदय ने रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो को अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था, जिसके कारण वे तुर्की दास्ता के जुए को उतार फेंकने के लिए तत्पर थे। नंबर 4, तुर्की के सुल्तान ने अपनी जनता के प्रति निरंकुश और स्वेच्छाचारी नीति का आलंबन किया था। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक दोष थे, जिसके कारण जनता उससे असंतुष्ट थी और उसने अपने हितों की पूर्ति के लिए क्रांति का अवलंबन किया था। पृष्ठ 67। 1908 की युवा तुर्क क्रांति। हेजेन ने इस क्रांति का उल्लेख करते हुए लिखा है, 1908 ईस्वी की गर्मियों में पूर्वी समस्या ने नवीन एवं आश्चर्यजनक स्वरूप धारण कर लिया। 1891 ईस्वी में जिनेवा में एक समिति की स्थापना हुई, जिसे युवा तुर्क कहा जाता था। ये युवा तुर्क अपने देश को पतन की ओर जाते नहीं देखना चाहते थे। वे देश की पतनोन्मुख स्थिति के लिए अब्दुल हमीद के भ्रष्ट शासन को उत्तरदायी ठहराते थे और अपने देश में आधुनिक यूरोप के समान एक उदार सरकार की स्थापना के इच्छुक थे, परंतु तुर्की के सुल्तान के अत्याचारों के कारण उनकी समस्त आशाओं पर तुषारापात हो गया। तुर्की के सुल्तान की निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नीति से परेशान होकर युवा तुर्कों ने तुर्की सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व आदि नए विचारों ने उनमें अत्यधिक जागृति उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने की समस्त तैयारियां पूर्ण कर लीं। कमाल पाशा संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था और उसने जनसाधारण का सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के लिए उदार विचारों का प्रचार किया था। अतः युवा तुर्कों ने कमाल पाशा के नेतृत्व में सुधारों की मांग करना तथा प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना कर बल देना प्रारंभ कर दिया था। अब्दुल हमीद की निरंकुशता से भयभीत होकर युवा तुर्कों ने गुप्त रूप से अपने आंदोलन को चलाने की योजना बनाई थी। अब्दुल हमीद द्वारा आतंकित किए जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई गुप्त समितियों का गठन किया। उनके द्वारा स्थापित एकता व विकास की समिति विदेशी सहायता की घोर विरोधी थी। उन्होंने सेना की 3री बटालियन को 1908 ईस्वी में विद्रोह के लिए तैयार किया। नियाजी बे व अनवर बे इस आंदोलन के नेता थे। नियाजी बे ने मुनस्टार में 1886 ईस्वी
के संविधान की वैधता की घोषणा की, जिसे सुल्तान अब्दुल हमीद ने लागू करने के बाद वापस ले लिया था। क्रांतिकारियों ने सुल्तान को चेतावनी दी कि या तो वह उनके सम्मुख समर्पण कर दे, अन्यथा वे इस्तांबुल पर आक्रमण कर देंगे। तुर्की का सुल्तान क्रांतिकारियों की इस घोषणा से अत्यधिक भयभीत हो गया तथा उनके सम्मुख समर्पण के लिए बाध्य हुआ। क्रांतिकारियों की सहमति से कमाल पाशा को टर्की में वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार लंबे समय से चले आ रहे तुर्की के सुल्तान के निरंकुश शासन का अंत हो गया और क्रांतिकारियों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, युद्ध तुर्क आंदोलन पश्चिमी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित था। नंबर 2, यह एक सैनिक क्रांति थी। नंबर 3, ये मुख्यतः एक रक्तहीन क्रांति थी। नंबर 4, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य निरंकुश शासन का अंत करके संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना था। पृष्ठ 68। नंबर 5, विभिन्न जातियों मुस्लिम, यूनानी, सर्ब, बल्गेरियन, आर्मियन, अल्बानियन और ईसाई ने इस आंदोलन का स्वागत किया। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार हेजेन ने इसे आधुनिक इतिहास का सर्वाधिक भाईचारे की भावना पर आधारित आंदोलन कहा है। तुर्की पार्लियामेंट का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1908 ईस्वी में हुआ। निम्न सदन चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज का चुनाव जनसाधारण के द्वारा किया गया था और उच्च सदन सीनेट के सदस्यों को स्वयं सुल्तान ने मनोनीत किया था। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि संसदनात्मक पद्धति की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को शीघ्र हल कर देगी, किंतु शीघ्र ही टर्की में 13 अप्रैल 1909 ईस्वी को एक समांतर क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व गुप्त रूप से स्वयं सुल्तान अब्दुल हमीद कर रहा था। वो तुर्की के प्रतिक्रियावादियों की सहायता से अपने निरंकुश शासन की स्थापना का इच्छुक था। परिणामतः हजारों नवयुवकों ने कुस्तुंतुनिया में युवा तुर्कों के विरुद्ध आंदोलन किया और ये मांग की कि 1876 ईस्वी के संविधान को भंग कर दिया जाए। इस स्थिति का लाभ उठाकर तुर्की के सुल्तान ने कमाल पाशा को वजीर के पद से हटा दिया। इस प्रकार सुल्तान अब्दुल हमीद की गुप्त एवं षड्यंत्रकारी नीति ने युवा तुर्कों को बाध्य किया कि वे पुनः सैनिक क्रांति का अवलंबन करें। उन्होंने सोनालिका व एड्रियानोपल से सेनाएं भेजकर विद्रोहियों का अत्यंत क्रूरता से दमन कर दिया। उन्होंने संसद से अब्दुल हमीद को राज सिंहासन से हटाए जाने तथा उसके भाई मोहम्मद पंचम को गद्दी पर बैठाए जाने का प्रस्ताव भी पारित करा दिया। युवा तुर्क क्रांति का प्रभाव। 1908 ईस्वी की युवा तुर्क क्रांति आधुनिक यूरोप की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसने इतिहास के घटना चक्र को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। नंबर 1, सर्वप्रथम इस आंदोलन ने शताब्दियों पुराने तुर्की के निरंकुश शासन का अंत कर दिया और प्रजातंत्र का बीजारोपण किया। युवा तुर्कों ने सर्वप्रथम 1908 ईस्वी में तुर्की में संसदनात्मक पद्धति को लागू किया। नंबर 2, इस आंदोलन ने तुर्की में अंतर्जातीय सहयोग को संभव बनाया। जब युवा तुर्कों के आंदोलन के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने तुर्की में संसदनात्मक शासन को स्वीकृति प्रदान की, तब गैर तुर्कों ने भी इस सफलता के प्रति अपनी प्रसन्नता और उत्साह प्रकट किया। नंबर 3, युवा तुर्क आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि सुल्तान वंशानुगत रूप से परंपराओं के अनुसार शासन नहीं कर सकता। उसकी सर्वोच्चतम जनसाधारण की इच्छा पर निर्भर करती है। ये तुर्की के इतिहास में एक अद्वितीय प्रयोग था। नंबर 4, युवा तुर्क आंदोलन ने सुधारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया। अब सेना पर राजा का एकमात्र प्रभुत्व समाप्त हो गया। नंबर 5, कालांतर में युवा तुर्क आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया था। अपने अत्यधिक राष्ट्रवाद की भावना के कारण युवा तुर्क उग्र हो गए थे और उन्होंने तुर्कीकरण की नीति का अवलंबन किया था, जिसके कारण गैर तुर्की जातियों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और अव्यवस्था फैल गई थी। नंबर 6, असंख्य गैर तुर्क देश छोड़कर विदेशों में भाग गए थे क्योंकि युवा तुर्कों का व्यवहार उत्तरोत्तर उग्र होता जा रहा था। नंबर 7, बल्गेरिया और क्रीट ने तुर्की के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। पृष्ठ 69। नंबर 8, टर्की के शक्तिशाली और संगठित हो जाने के भय से ऑस्ट्रिया ने बोस्निया व हर्जोगोविना पर अधिकार कर लिया था। नंबर 9, चूँकि उपयुक्त समस्त घटनाएं बर्लिन की संधि की धाराओं के विपरीत थीं, रूस ने इनका विरोध किया। नंबर 10, इटली ने 1911 ईस्वी में ट्रिपोली पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। युवा तुर्कों की उपलब्धियां।
युवा तुर्कों की निम्नलिखित उपलब्धियों ने टर्की के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नंबर 1, तुर्की भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। नंबर 2, शिक्षा में समानता की नीति का अवलंबन किया गया। नंबर 3, तुर्की में निवास करने वाली ईसाई प्रजा की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नंबर 4, उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। और नंबर 5, उन्होंने अब्दुल हमीद के दूषित प्रशासन को सुधारने का प्रयास किया। युवा तुर्कों द्वारा उत्पीड़न। जनता ने अब्दुल हमीद के क्रूर एवं अत्याचारी शासन के अंत के बाद सुख की सांस ली। वे युवा तुर्कों से अत्यधिक सुविधाओं की आशा करते थे, किंतु युवा तुर्कों के तानाशाही रवैये से उन्हें अत्यंत निराशा हुई। जनता को उनसे अपने कल्याण की कोई आशा न रही, इसलिए उन्होंने जनसाधारण के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। मैसिडोनिया में सर्वत्र विद्रोह फैल गया। 1910 ईस्वी में अल्बानिया असंतोष का मुख्य केंद्र बना तथा अर्मीनिया व कुर्दिस्तान भी विद्रोह की ज्वाला में धधक उठे। युवा तुर्कों ने निम्नलिखित क्रूर तरीके से विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। नंबर 1, जनता पर अनेक प्रतिबंध लगाकर उनका उत्पीड़न किया गया। नंबर 2, युवा तुर्कों ने सार्वजनिक रूप से सभाएं करने पर प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 3, गैर तुर्कों को असहनीय यातनाएं दी गईं और उन पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे वे युवा तुर्कों के विरोध में कभी सिर न उठा सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि युवा तुर्कों ने सुल्तान अब्दुल हमीद की निरंकुश व स्वेच्छाचारी नीति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उसने 1876 ईस्वी के उदार संविधान को वापस ले लिया था। किंतु शक्ति हाथ में आते ही उन्होंने अपनी निरंकुशता को जनसाधारण पर लादने का प्रयास किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जनता उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगी तथा उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। युवा तुर्क आंदोलन की असफलता के कारण। 1908 ईस्वी की युवा तुर्क आंदोलन की असफलता के लिए आगे बताए गए कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1, आंदोलन का प्रारंभ प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर किया गया, किंतु शीघ्र ही इसका स्वरूप निरंकुश रूप धारण करने लगा। युवा तुर्कों के शासन को किसी प्रकार से अब्दुल हमीद के शासन से कम कठोर, निर्दयी और निरंकुश नहीं ठहराया जा सकता था। नंबर 2, शासन का आधार न्याय के स्थान पर जातीयता था। तुर्क विजेता होने के कारण अपने आप को अन्य जातियों की अपेक्षा ऊंचा समझते थे। उनकी सर्वोच्चता की भावना ने विभिन्न जातियों के मध्य असमन्वय और असहयोग उत्पन्न कर दिया था। पृष्ठ 70। नंबर 3, तुर्की साम्राज्य विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों व संस्कृति का अजायब घर था। अतः युवा तुर्कों को चाहिए था कि वे विकेंद्रीयकरण के स्थान पर केंद्रीयकरण की नीति का अवलंबन करते, किंतु युवा तुर्कों ने ऐसा न करने की भूल करके अपने पतन को अवश्यंभावी बना लिया था। नंबर 4, युवा तुर्कों ने सत्ता में आने के बाद जनता की भलाई के लिए शासन में कोई सुधार नहीं किए, जबकि देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता थी। नंबर 5, युवा तुर्कों की नीति का आधार तुर्कीकरण था। उन्होंने गैर तुर्कों पर तुर्की भाषा, धर्म और संस्कृति को लादने का प्रयास किया। उन्होंने मैसिडोनिया में तुर्कों को बहुत बड़ी संख्या में बसाने तथा अल्बानिया की स्थानीय सरकार को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने अल्मीरिया में भी भयंकर हत्याकांड किया तथा यूनान के लोगों पर इस्लाम को थोपने का प्रयास किया और रूढ़िवादी यूनानी चर्च की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहा। नंबर 6, युवा तुर्कों के उत्पीड़न और क्रूरता से त्रस्त होकर अनेक यूनानी, सर्ब, बल्गेरियन आदि जातियों के लोगों ने विदेशों को पलायन किया, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की अनेक योग्य लोगों की सेवाओं से वंचित रह गया। इतना ही नहीं, तुर्की छोड़कर भाग गए लोगों ने विदेशों में तुर्की के विरुद्ध प्रचार किया, जिसके कारण तुर्की की अत्यधिक बदनामी हुई। इस प्रकार युवा तुर्क आंदोलन अपने प्रवर्तकों की भूल के कारण असफल रहा। यदि उन्होंने बुद्धिमत्ता से कार्य लिया होता तो तुर्की की जनता को एक उदार संविधान प्रदान किया होता, तब उनका शासन अत्यधिक समय तक चलता, परंतु दुर्भाग्यवश वे समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सके, जिससे उनका पतन अवश्यंभावी हो गया। इतना ही नहीं, यदि तुर्कों ने अंतर्जातीय सहयोग और सद्भावना को प्रोत्साहित किया होता, तब न तो बाल्कन युद्ध होते और न ही 1914 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध का विस्फोट होता। तुर्की की गैर तुर्क विरोधी नीति ने गैर तुर्कों को संगठित किया। कालांतर में गैर तुर्की देशों ने 1912 में
तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार बाल्कन युद्ध का श्री गणेश हुआ। बाल्कन युद्ध के कारण व परिणाम। 1878 ईस्वी की बर्लिन की संधि के अनुसार विभिन्न ईसाई जातियों को अलग राज्यों में निवास करने के लिए बाध्य किया गया, जिससे इन जातियों में एकता की भावना का उदय हुआ और वे बाल्कन राज्यों की एक लीग स्थापित करने की योजना बनाने लगे। किंतु आगे बताई गई बाधाओं के कारण उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। नंबर 1, बल्गेरियन व सर्बिया के मध्य रोमानिया के प्रश्न पर जो संघर्ष था, उसके कारण लीग की स्थापना संभव नहीं हो पा रही थी। नंबर 2, यूनान के प्रधानमंत्री ने बल्गेरिया और सर्बिया के मतांतरों को समाप्त करने के कई प्रयास किए, किंतु बल्गेरिया के प्रबल विरोध के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। नंबर 3, प्रत्येक बाल्कन राज्य मैसेडोनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का इच्छुक था। बल्गेरिया, यूनान और सर्बिया सभी खुले मुंह और लालची आंखों से मैसेडोनिया की ओर निहार रहे थे, जिसके कारण लीग की स्थापना में विलंब हो रहा था। बाल्कन संघ की स्थापना। युवा तुर्कों की गैर तुर्की विरोधी नीति ने बाल्कन प्रायद्वीप में निवास करने वाली विभिन्न जातियों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया था। उन्होंने तुर्कों का विरोध करने के लिए स्वयं को संगठित करना प्रारंभ कर दिया था, ताकि बाल्कन राज्यों में उनके हित सुरक्षित रह सके। पृष्ठ 71। निसंदेह बाल्कन राज्यों में एकता का कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि यहाँ निवास करने वाली विभिन्न जातियों यूनानी, सर्ब और बल्गेरियंस के मध्य संबंध मधुर नहीं थे। साथ ही आर्मीनिया और मैसेडोनिया में युवा तुर्कों ने भयंकर हत्याकांड किए थे, जिनकी स्मृतियां अभी भी बाल्कन राज्यों के हृदय में ताजा थीं। अतः अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए उन्होंने आपसी मतांतरों को भूलकर 1912 ईस्वी में बाल्कन लीग की स्थापना की। सर्बिया और बल्गेरिया ने मैसेडोनिया की समस्या को हल करने के साथ बाल्कन लीग की स्थापना के कार्य का नेतृत्व किया। यूनान ने भी क्रीट के प्रश्न पर बल्गेरिया के साथ संधि कर ली और लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली। यूनान के प्रधानमंत्री ने इस लीग की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुछ दिनों के बाद मॉन्टेनिग्रो के द्वारा इस लीग को स्वीकार किए जाने के बाद इसकी स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया, जिससे जहां बाल्कन राज्यों ने चैन की सांस ली, वहीं तुर्की के सुल्तान को अत्यधिक कष्ट हुआ। प्रथम बाल्कन युद्ध। बाल्कन लीग की स्थापना के बाद बाल्कन राज्यों ने अपने आप को पर्याप्त सुरक्षित अनुभव किया और मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, बल्गेरिया व यूनान ने 1912 ईस्वी में तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके लिए आगे बताए गए कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नंबर 1, तुर्की विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का संग्रहालय था। तुर्क निसंदेह शासक थे, किंतु संख्या में अत्यंत न्यून थे। उनके द्वारा शासित गैर तुर्कों की संख्या तुर्की में बहुत अधिक थी और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अत्यधिक विकास हो चुका था। इसलिए वे अब तुर्की साम्राज्य की प्रभुता को उतार फेंकना व अपनी स्वतंत्रता की स्थापना करना चाहते थे। नंबर 2, युवा तुर्क क्रांति गैर तुर्की विरोधी सिद्ध हुई। तुर्कों ने दूसरी समस्त गैर तुर्क जातियों के प्रति असहिष्णुता की नीति को अपनाया और उनके तुर्कीकरण का प्रयास किया। इससे अन्य जातियों में भी जातिवाद की भावना का उदय हुआ। इन जातियों की राष्ट्रीयता तुर्क विरोधी थी, इसलिए गैर तुर्क विरोधी राष्ट्रीयता तथा तुर्क विरोधी राष्ट्रीयता के संघर्ष ने बाल्कन युद्ध को जन्म दिया। नंबर 3, युवा तुर्क आंदोलन के दौरान गैर तुर्कों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। हजारों आर्मीनिया निवासियों को कत्ल कर दिया गया। मैसेडोनिया तथा क्रीट के यूनानियों का भी क्रूरता से दमन किया गया। अल्बानिया के मुसलमानों के साथ भी अत्यंत क्रूरता का व्यवहार किया गया। युवा तुर्कों ने उसकी स्वतंत्रता का भी अपहरण करना चाहा। गैर तुर्क युवा तुर्कों के बदले की भावना और उत्पीड़न से अत्यधिक नाराज थे। इस जातिगत विरोधी भावनाओं ने बाल्कन युद्ध को अनिवार्य बना दिया था। नंबर 4, तुर्की साम्राज्य की सहधर्मिता और सहजातीयता की भावनाओं ने भी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी थी। विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मनुष्य समान धर्म, जाति के आधार पर एक राज्य में संगठित होना चाहते थे। उदाहरण के लिए सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया व हर्जेगोविना की जनता एक ही मूल की थी, अतः वे एक ही राज्य के अंतर्गत संगठित होना चाहती थी। इसी प्रकार यूनान, क्रीट, मैसेडोनिया आदि द्वीपों पर अधिकार करना चाहता था।
क्योंकि इन प्रदेशों में अधिकांशतः यूनानी लोग निवास करते थे। इन सहजातीयता व सहधर्मिता पर आधारित आंदोलनों ने बाल्कन प्रदेश में अत्यधिक अनिश्चितता उत्पन्न कर दी थी। पृष्ठ 72। नंबर 5। तुर्की साम्राज्य में विदेशों के हित निहित थे। कभी कभी वे परस्पर विरोधी भी हो जाते थे। सहधर्मिता और सहजातीयता के सिद्धांत पर रूस और सर्बिया एक दूसरे के मित्र थे। इसी प्रकार तुर्की की समस्या के प्रश्न पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के समर्थक थे। इटली ऑस्ट्रिया के दक्षिण की ओर विस्तार का विरोधी था और इंग्लैंड तुर्की को रूस के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कराना चाहता था। इस प्रकार तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत कोई भी छोटी घटना विदेशी हितों के कारण जटिल रूप धारण कर लेती थी। नंबर 6। तुर्की के गैर तुर्क राज्य एक दूसरे के शत्रु थे। उदाहरण के लिए बल्गेरिया, सर्बिया और यूनान की एक दूसरे से शताब्दियों पुरानी शत्रुता थी। द्वितीय बाल्कन युद्ध के विस्फोट में इन गैर तुर्की राज्यों की परस्पर प्रतिद्वंदिता बहुत सीमा तक उत्तरदायी थी। नंबर 7। जो कुछ थोड़ी बहुत स्वतंत्रता टर्की के विरुद्ध बाल्कन राज्यों ने अर्जित की थी, उसने टर्की साम्राज्य की दुर्बलताओं को उजागर कर दिया था और अन्य अधीनस्थ राज्यों को प्रेरित किया था कि वे भी विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करें। प्रथम बाल्कन युद्ध की घटनाएं। पूर्वी समस्या ने 1912 ईस्वी में उस समय उग्र रूप धारण कर लिया जब मॉन्टीनिग्रो, सर्बिया, बल्गेरिया और यूनान ने तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 3 सप्ताह के अंदर से यूनान में मैसेडोनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके सोलेनिका के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। दूसरी ओर सर्बों ने तुर्कों को कुमानोवा में बुरी तरह हराया और इसी प्रकार बल्गेरिया ने किर्क क्लासी और लूली बर्गस के युद्धों में टर्की के विरुद्ध सफलता अर्जित की। शीघ्र ही बल्गेरिया की विजयी सेनाएं तुर्की की राजधानी कुस्तुंतुनिया तक जा पहुंची। इस प्रकार तुर्की के हाथ से कुस्तुंतुनिया, एड्रियानोपल और जैनीना के अतिरिक्त समस्त यूरोपीय साम्राज्य निकल गया। बाल्कन राज्यों की इस सफलता पर टिप्पणी करते हुए गुशेफ ने लिखा है, एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। 1 महीने के अंदर बाल्कन लीग ने ऑटोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया। 4 छोटे राज्यों ने 10 लाख जनसंख्या के साथ 25 लाख जनसंख्या वाले विशाल देश को पराजित कर दिया। निरंतर युद्धों से ऊब जाने के कारण तुर्की संधि की कामना करने लगा, किंतु 1912 ईस्वी के लंदन सम्मेलन में ये संभव नहीं हो सका। इस सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण ये था कि बल्गेरिया एड्रियानोपल को प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ था, जबकि तुर्की इसके लिए तैयार नहीं था। 1913 ईस्वी में युद्ध पुनः आरंभ हो गया और शीघ्र ही जैनीना पर तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 26 मार्च 1913 ईस्वी को एड्रियानोपल पर बाल्कन लीग के सदस्यों का अधिकार स्थापित हो गया और 23 अप्रैल को उन्होंने स्कूतरी पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया। अतः बाध्य होकर तुर्की को पुनः संधि के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। परिणामतः 30 मई 1913 ईस्वी को तुर्की एवं बाल्कन राज्यों के मध्य लंदन की संधि हुई। लंदन की संधि के लिए निम्नलिखित धाराएं थीं। नंबर 1, ईजियन सागर पर स्थित एनोज में काले सागर पर स्थित मीडिया तक एक रेखा खींची गई। इस रेखा के पश्चिम का प्रायः संपूर्ण तुर्की प्रदेश मित्र राष्ट्र को दे दिया गया। पृष्ठ 73। नंबर 2, महाशक्तियां अल्बानिया के भविष्य और सीमाओं के निर्धारण हेतु सहमत हो गईं। नंबर 3, यूनान को क्रीट का प्रदेश प्रदान किया गया। नंबर 4, यूनान ने ईजियन सागर के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उनके भविष्य के प्रश्न को निर्धारित करने का अधिकार भी महाशक्तियों को सौंपा गया। इस प्रकार लंदन की संधि ने तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार हेजेन ने इस संदर्भ में लिखा है, यूरोप में तुर्की के सुल्तान का प्रभाव समाप्ति के अंतिम बिंदु तक पहुंच गया था। 5 शताब्दियों के गौरवपूर्ण अधिकार के बाद तुर्की को यूरोप से लगभग बहिष्कृत कर दिया गया था। अब उसके पास केवल कुस्तुंतुनिया और उसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसके आसपास के कुछ प्रदेश रह गए थे। लंदन की संधि की आलोचना करते हुए मैरियट ने भी लिखा है, यूरोप की महाशक्तियों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए अपने आप को बधाई दी कि उन्होंने उस समस्या को हल कर लिया जिससे संपूर्ण यूरोप ग्रसित था।
वे बादल अब छट गए जो यूरोप की शांति को भंग कर सकते थे। ऑटोमन साम्राज्य का लंबे समय से प्रतीक्षित अंत, जो लंबे समय से भयभीत कर रहा था, अत्यंत ठीक प्रकार से हो गया। नवीन राष्ट्रों का जन्म हुआ था और इससे पूर्व कभी भी पुराने राष्ट्रों ने अपने आप को मित्रता और परस्पर सहयोग की भावना से इतना आबद्ध नहीं किया था। मित्र राष्ट्र और मतभेद। लंदन की संधि ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, किंतु इसने ये निर्णय नहीं किया कि किस देश को विभाजन के अनुसार कौन सा देश दिया जाएगा। इसलिए विजेता देशों के मध्य विजित प्रदेश की संपत्ति के विभाजन के प्रश्न को लेकर एक बहुत बड़ा मतभेद उठ खड़ा हुआ। बल्गेरिया, यूनान व सर्बिया अपनी विजयों के कारण अपने आप को अत्यंत आनंदित अनुभव कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कदाचित तैयार नहीं थे। नंबर 1, अपनी सीमाओं के निर्धारण के लिए बल्गेरिया और यूनान ने 7 अप्रैल 1913 ईस्वी को एक कमीशन नियुक्त किया, किंतु ये कमीशन अपने उद्देश्यों को हल करने में पूरी तरह असफल रहा। दोनों देश अपने सीमा संबंधी विवाद को हल करने में असफल रहे। यूनान सोनेलिका का प्रदेश प्राप्त करने का इच्छुक था और बल्गेरिया इसके लिए तैयार नहीं था। पृष्ठ 74। नंबर 2, बल्गेरिया ने 7 मई को रोमानिया को वचन दिया था कि वो सिलिस्ट्रिया और डोबुजा के प्रदेश उसे दे देगा, किंतु फिर भी रोमानिया असंतुष्ट बना रहा और उसने सर्बिया और यूनान के साथ एक सैनिक समझौता कर लिया। नंबर 3, 28 मई को सर्बिया ने मांग की कि अल्बानिया राज्य की स्थापना से समुद्र की ओर उसके व्यापार के मार्ग में बाधाएं आएंगी, अतः बल्गारिया को कहीं अन्यत्र उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए थी, किंतु बल्गारिया ने इस मांग को ठुकरा दिया। रूस ने इस समस्या को हल करने के लिए अपने आप को सर्बिया और बल्गेरिया के मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया। सर्बिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु बल्गेरिया ने इसमें अनेक शर्तें प्रस्तुत की। इससे सर्बिया को और अधिक नाराजगी हुई और उसने घोषित किया, बल्गेरिया स्वयं 2 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, वो सर्बिया को एक भी बंदरगाह देने में ईर्ष्या करता है। इस प्रकार से प्रमुख संघर्ष बल्गेरिया के साथ था, जो ये समझता था कि प्रथम बाल्कन युद्ध में उसने सबसे अधिक हानि उठाई है और सबसे बड़ी विजय अर्जित की है, इसलिए उसे पराजित देश का सबसे बड़ा भाग उपहार में दिया जाना चाहिए। जबकि प्रथम महायुद्ध में भाग लेने वाले अन्य बाल्कन राज्यों की मान्यता ये थी कि तुर्की के विरुद्ध सामूहिक प्रयास से ही विजय प्राप्त की गई है, अतएव प्रत्येक देश के हितों को दृष्टि में रखकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। इस आपसी मतांतर के कारण बाल्कन राज्यों में होने वाले मतभेद के परिणाम स्वरूप बल्गेरिया तटस्थ हो गया और सर्बिया व यूनान उसके विरोधी बन गए। कालांतर में रोमानिया ने भी उसके साथ गठबंधन कर लिया। इस प्रकार द्वितीय बाल्कन युद्ध के विस्फोट का प्रमुख कारण बल्गेरिया की अदूरदर्शितापूर्ण नीति थी, जिसने द्वितीय बाल्कन युद्ध को अनिवार्य बना दिया था। द्वितीय बाल्कन युद्ध। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रथम बाल्कन युद्ध में बाल्कन राज्यों ने तुर्की को पराजित करके उसके साम्राज्य के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, किंतु विजित प्रदेशों के बंटवारे के प्रश्न पर वो आपस में एकता बनाए नहीं रख सके। बल्गारिया अपनी विजय के गर्व में ये भूल गया कि अपने सहयोगी देशों से शत्रुता मोल लेकर तथा अपने चारों ओर शत्रुओं को एकत्रित करके वो कभी चैन नहीं ले सकेगा। उनकी शत्रुता अंततः उसके लिए खतरनाक व घातक सिद्ध होगी। इतना ही नहीं, अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसने 29 जून 1913 ईस्वी को सर्बिया पर आक्रमण भी कर दिया, जिसने द्वितीय बाल्कन युद्ध को जन्म दिया। यूनान व रोमानिया ने इस युद्ध में सर्बिया का पक्ष लिया। तुर्की ने भी युद्ध में बल्गारिया के विरोध में भाग लिया ताकि वो बाल्कन राज्यों के आपसी मतभेदों से लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा कर सके। इस प्रकार बल्गेरिया को द्वितीय बाल्कन युद्ध के अवसर पर सर्बिया, यूनान, रोमानिया और तुर्की की संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। युद्ध की घटनाएं। सर्बिया और यूनान ने मैसेडोनिया के बल्गेरियनों पर आक्रमण करके उन्हें कई स्थानों से बाहर खदेड़ दिया, किंतु जब विजय यूनान की सेनाएं वापस लौट रही थी तब बल्गेरियनों ने उनको बहुत हानि पहुंचाई और अनेक यूनानियों की सामूहिक हत्या कर दी। बदले में यूनानियों ने भी बल्गेरियनों की बहुत बड़ी संख्या में कत्लेआम किया।
रोमानिया के लोगों ने बल्गेरिया से 9 जुलाई 1913 को सिलिस्ट्रिया छीन लिया और 30 जुलाई को तुर्कों ने एड्रियानोपल पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चारों ओर से निरंतर मिलने वाली पराजय से दुखी होकर बल्गेरिया ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच 10 अगस्त को बुखारेस्ट की संधि के बाद इस युद्ध का अंत हो गया। पृष्ठ 75। बुखारेस्ट की संधि। इस संधि की निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तें थी। नंबर 1, बल्गेरिया ने रोमानिया को सिलिस्ट्रिया का दुर्ग एवं डोबुजा की पट्टी दे दी। नंबर 2, मैसेडोनिया से बल्गेरिया का प्रभुत्व समाप्त हो गया और मित्र राष्ट्रों ने उसका परस्पर बंटवारा कर लिया। नंबर 3, सर्बिया को मध्य मैसेडोनिया प्राप्त हुआ। नंबर 4, पश्चिमी मैसेडोनिया का प्रदेश मॉन्टेनिग्रो को दे दिया। नंबर 5, यूनान को दक्षिण मैसेडोनिया व सोलिनिका का राज्य प्राप्त हुआ। नंबर 6, तुर्की को पुनः एड्रियानोपल, डोमिनिया व किर्क क्लासी के प्रदेश प्रदान किए गए। नंबर 7, बल्गेरिया को ईजियन सागर तक पहुंचने के लिए डेडी गैज के बंदरगाह के समीप की एक संकरी पट्टी दे दी गई। संधि की उपरोक्त शर्तों से स्पष्ट होता है कि बल्गेरिया को अपने अतिवादी अभियान की बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। जो कुछ लाभ उसे प्रथम बाल्कन युद्ध में प्राप्त हुए, उसे उन सब से हाथ धोना पड़ा और वो यूरोप के नक्शे में केवल एक भौगोलिक अभिव्यंजना मात्र बनकर रह गया। अतः बाल्कन युद्ध बल्गेरिया की शक्ति और सम्मान के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। दोनों बाल्कन युद्धों के परिणाम। नंबर 1, तुर्की साम्राज्य को प्रथम बाल्कन युद्ध में अत्यधिक हानि उठानी पड़ी और उसका अस्तित्व एक छोटे अधीनस्थ राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। किंतु द्वितीय बाल्कन युद्ध के परिणाम स्वरूप उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ। एड्रियानोपल तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रदेशों की बुखारेस्ट की संधि में प्राप्ति के बाद उसके सम्मान व शक्तियों में वृद्धि हुई। नंबर 2, बुखारेस्ट की संधि से यूनान को सर्वाधिक लाभ हुआ। फिर भी वो अपनी इन उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं था और अल्बानिया के दक्षिण प्रदेशों को प्राप्त करने का इच्छुक था। नंबर 3, सर्बिया को भी बाल्कन युद्धों से लाभ प्राप्त हुआ। साम्राज्य की सीमाओं और जनसंख्या की दृष्टि से उसका अस्तित्व पहले से 2 गुना हो गया था। नंबर 4, रोमानिया की सीमाओं में भी काफी वृद्धि हो गई थी, किंतु फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। वो कुछ और प्रदेशों को प्राप्त करने का इच्छुक था जो उसे प्रदान नहीं किए गए। नंबर 5, प्रथम बाल्कन युद्ध के बाद होने वाली लंदन की संधि के अंतर्गत बल्गेरिया की स्थिति अत्यंत सम्माननीय हो गई थी। बृहत्तर बल्गेरिया के गठन के बाद बल्गेरिया बाल्कन राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन गया था, किंतु बुखारेस्ट की संधि उसके लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। उसका समस्त सम्मान एवं शक्ति इस संधि की भेंट चढ़ गई। द्वितीय बाल्कन युद्ध में उसे सबसे अधिक हानि का सामना करना पड़ा। नंबर 6, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, इटली और यूनान की इच्छाओं के विरुद्ध महाशक्तियों ने अल्बानिया को स्वायत्तता का अधिकार दे दिया था। ये देश अल्बानिया का आपस में बंटवारा करना चाहते थे। पृष्ठ 76। नंबर 7, मॉन्टेनिग्रो को नोबी बाजार का क्षेत्र दिया गया, किंतु उसे स्कूतरी प्राप्त नहीं हो सका, जिसके लिए वो बहुत अधिक आकांक्षित था। नंबर 8, बुखारेस्ट की संधि से कोई भी बाल्कन राज्य संतुष्ट नहीं था। यद्यपि इस संधि ने द्वितीय बाल्कन युद्ध को समाप्त कर दिया था, किंतु बाल्कन राज्यों के असंतोष में बहुत अधिक वृद्धि कर दी थी। नंबर 9, बाल्कन युद्ध के कारण जन धन व संपत्ति की भारी हानि हुई और असंख्य लोग इस युद्ध की समाप्ति के बाद भूख और अकाल का शिकार बने। नंबर 10, बाल्कन युद्ध यूरोप के लिए ज्वालामुखी सिद्ध हुए। यूरोप के देशों की महत्वाकांक्षाएं बाल्कन प्रायद्वीप में एक दूसरे से परस्पर टकराई तथा उनकी परस्पर झगड़ों और ईर्ष्याओं में कालांतर में प्रथम महायुद्ध के विस्फोट को अनिवार्य बना दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार हेजन ने लिखा है, 1912-1913 ईस्वी के बाल्कन युद्ध 1914 ईस्वी के महायुद्ध की भूमिका थे। 1908 ईस्वी की युवा तुर्क क्रांति से लेकर 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तक घटनाओं का क्रम अत्यंत विनाशक था। प्रत्येक वर्ष में ये लोहे की जंजीर उत्तरोत्तर लंबी होती गई। इस प्रकार ग्रांट व टेम्परेले ने भी लिखा है, सन 1914 के महायुद्ध के लिए कोई भी घटना इतनी अधिक उत्तरदायी नहीं है जितना कि बाल्कन युद्ध। इस युद्ध ने तुर्कों का पतन करके शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। सर्बिया ने अपनी जनसंख्या में वृद्धि की तथा बोस्निया के अपमान का बदला ले लिया।
सर्बिया के राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप कालांतर में यूगोस्लाविया का जन्म हुआ। यूनान बृहत्तर यूनान, रोमानिया बृहत्तर रोमानिया और सर्बिया बृहत्तर सर्बिया की स्थापना का स्वप्न देखने लगे तथा आसपास के देशों में निवास करने वाले सर्ब व रोमानियन जातियां अपने उद्धार के लिए इन प्रदेशों की ओर निहारने लगी। ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की में निरंतर होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन भी बाल्कन युद्ध के प्रत्यक्ष प्रमाण थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1878 की बाल्कन की संधि की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, 1908 की युवा तुर्क क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसकी असफलता के कारणों पर भी प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, प्रथम एवं द्वितीय बाल्कन युद्ध के कारण व परिणाम बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बर्लिन संधि 1878 की प्रमुख धाराओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2, 1908 की युवा तुर्क क्रांति के कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, 1908 की युवा तुर्क क्रांति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, बुखारेस्ट की संधि 1913 की शर्तों का उल्लेख कीजिए। पृष्ठ 77। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, बर्लिन की संधि हुई थी। नंबर 1, 1870 ईस्वी में। नंबर 2, 1875 ईस्वी में। नंबर 3, 1878 ईस्वी में और नंबर 4, 1880 ईस्वी में। सही उत्तर नंबर 1, 1870 ईस्वी में। प्रश्न 2, किस राजनीतिज्ञ ने कहा था वो इंग्लैंड के लिए ससम्मान शांति लेकर वापस आया है? नंबर 1, सेल्सबरी। नंबर 2, पामस्टन। नंबर 3, डिज़रेली। नंबर 4, ग्लैडस्टोन। सही उत्तर नंबर 3, डिज़रेली। प्रश्न 3, किस विद्वान ने लिखा है बर्लिन की संधि पूर्वी समस्या का अंतिम हल नहीं थी? नंबर 1, मैरियट। नंबर 2, C.D. रजन। नंबर 3, कैटलिकी और नंबर 4, थॉमसन। सही उत्तर नंबर 2, C.D. रजन। प्रश्न 4, अब्दुल हमीद द्वितीय तुर्की की गद्दी पर बैठा था। नंबर 1, 1868 ईस्वी में। नंबर 2, 1870 ईस्वी में। नंबर 3, 1872 ईस्वी में और नंबर 4, 1873 ईस्वी में। सही उत्तर नंबर 4, 1873 ईस्वी में। प्रश्न 5, एकता व विकास की समिति के संस्थापक थे। नंबर 1, अब्दुल हमीद द्वितीय। नंबर 2, युवा तुर्क। नंबर 3, जनसाधारण और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा नंबर 2, युवा तुर्क। प्रश्न 6, युवा तुर्कों की प्रमुख उपलब्धियां थी। नंबर 1, तुर्की भाषा को राजभाषा बनाना। नंबर 2, शिक्षा में समानता। नंबर 3, दूषित प्रशासन में सुधार और नंबर 4, उपरोक्त सभी। सही उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी। अर्थात युवा तुर्क की प्रमुख उपलब्धियां तुर्की भाषा को राजभाषा बनाना, शिक्षा में समानता तथा दूषित प्रशासन में सुधार थी। प्रश्न 7, बाल्कन लीग की स्थापना हुई थी। नंबर 1, 1912 ईस्वी में। नंबर 2, 1913 ईस्वी में। नंबर 3, 1914 ईस्वी में और नंबर 4, 1915 ईस्वी में। सही उत्तर नंबर 1, 1912 ईस्वी में। प्रश्न 8, प्रथम बाल्कन युद्ध की समाप्ति हुई थी। नंबर 1, पेरिस की संधि से। नंबर 2, लंदन की संधि से। नंबर 3, तुर्की की संधि से और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा नंबर 2, लंदन की संधि से। प्रश्न 9, द्वितीय बाल्कन युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? नंबर 1, बुखारेस्ट की संधि से। नंबर 2, लंदन की संधि से। नंबर 3, पेरिस की संधि से और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर नंबर 1, बुखारेस्ट की संधि से। प्रश्न 10, प्रथम महायुद्ध के विस्फोट में सबसे अधिक योगदान किसका था? नंबर 1, अब्दुल हमीद का। नंबर 2, युवा तुर्क क्रांति का। नंबर 3, बाल्कन युद्धों का और नंबर 4, पेरिस की संधि का। सही उत्तर नंबर 3, बाल्कन युद्धों का। पृष्ठ 78।